डेडलाइन पूरी। अब 27 अगस्त से 25% का अतिरिक्त टैरिफ लागू हो चुका है, यानी अब अमेरिका जाने वाले भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लग रहा है और ये हम पर भारी भी पड़ रहा है। कई सेक्टर इसकी चपेट में आने लगे हैं। अलग अलग रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका को सामान एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारी तनाव में हैं। उद्योगों का पहिया धीमा पड़ रहा है। लाखों नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। कुछ तो छटनी शुरू भी कर चुके हैं और इस झटके से उभरने के लिए सरकार अलग अलग रास्ते तलाश रही है, जैसे अमेरिका से इतर बाजार तलाशने की कोशिश, अपने घर में खपत बढ़ाने की कोशिश और स्वदेशी नारा मजबूत करने की भी कोशिश। और इन सब के बीच खबरें चल रही हैं कि भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों में सुधार जल्द आ सकता है। हमारे देश में चीनी कंपनियों को बिना सरकारी मंजूरी के इन्वेस्ट करने की अनुमति मिल सकती है। इसके लिए मोदी सरकार प्रेस नोट 3 में संशोधन का विचार कर रही है। क्या है प्रेस नोट 3 और क्या है उस चिट्ठी में जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी थी? यही सब तो आपको आज हम बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Subharti University. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. आज शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान से, जनरल नॉलेज। क्या है प्रेस नोट 3? पहले ये जानते हैं क्योंकि सारी खबरें यहीं से जुड़ी हुई हैं। क्या है प्रेस नोट 3? केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में नियम कायदों में बदलाव किया। ये बदलाव उन देशों के लिए था जो भारत के साथ जमीन साझा करते हैं और भारत में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन बदलावों को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधीन काम करने वाले डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने एक प्रेस नोट के जरिए जारी किया था। इसी को कहा गया था प्रेस नोट 3। इसमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान का नाम शामिल हुआ। नियम लिखे गए। अगर ये देश भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भारत सरकार से मंजूरी लेनी होगी। यह मंजूरी गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की सुरक्षा जांच के बाद दी जा सकती है। अगर किसी फील्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए पहले मंजूरी नहीं ली जाती तो उसके लिए अब ये मंजूरी लेनी होगी। अब सवाल ये है कि क्यों लाया गया था ये नियम? सीधी सी बात, किसी भी इन्वेस्टमेंट को बेरोक टोक ना चलने देना, उस पर एक अंकुश लगाना। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को शामिल कर लिया गया तो लोगों ने अंदाज लगा लिया कि ये बात पैसे की नहीं है, बात देश की सुरक्षा और कूटनीतिक रिश्तों की भी है। अब आपको मालूम है कि साल 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन के बीच सैन्य टकराव हुआ। दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए। इस मौके पर भारत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश से देश की सुरक्षा को खतरा ना हो, लेकिन चिंताएं और भी थी। दरअसल दुनिया जब कोरोना महामारी से गुजर रही थी तो कई कंपनियों की हालत भी खस्ता हो गई थी। कई कंपनियों के शेयरों की कीमत गिर गई थी, जिससे विदेशी कंपनियां उन्हें सस्ते में खरीद सकती थी। इसीलिए कोविड-19 के दौरान भारतीय कंपनियों को सस्ते में विदेशी हाथों में जाने से रोकने के लिए भी सरकार ने कानून में बदलाव लाए थे। ये था प्रेस नोट 3। अब बात करते हैं खबर की। इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से एक खबर छापी है। इसमें केंद्र के एक सीनियर अफसर ने यह कहा है कि भारत चीन से FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर लगे रिस्ट्रिक्शंस में ढील दे सकता है। अधिकारी ने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर हम प्रेस नोट 3 पर फिर से विचार कर सकते हैं। सभी विकल्प खुले हैं। इसी अखबार के एक इवेंट ET वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में बीते हफ्ते भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल पहुंचे थे। उन्होंने प्रेस नोट 3 पर उठे सवाल पर कहा कि यह फैसला उस समय काफी महत्वपूर्ण था। मैं आज की स्थिति के बारे में ही बात कर सकता हूं। जब समय बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलती हैं। समय के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। मतलब पीयूष गोयल की तब की बातों से भी संकेत मिलने लगा था कि कुछ पक रहा है। वहीं सरकार के प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग ने भी प्रेस नोट 3 में बदलाव की सिफारिश की है। क्या कहा है? चीनी कंपनियों को भारतीय कंपनियों में 24% तक हिस्सेदारी लेने की अनुमति दी जाए और इसके लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत ना पड़े। मौजूदा सिस्टम जिसमें गृह और विदेश मंत्रालय दोनों से मंजूरी की जरूरत होती है, उसकी वजह से कई बड़े निवेश डील में देर होती है। इन प्रक्रियाओं को सरल किया जाए और कम जोखिम वाले निवेश के लिए तेजी से मंजूरी दी जाए। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में चीनी निवेश को बढ़ावा दिया जाए।
साथ ही उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल वैल्यू एडिशन को जोड़ा जाए, जिससे भारत के लोगों को स्किल मिले और नौकरियां भी मिले। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सुझाव दिया है कि चीनी निवेश जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से हो, जिससे भारतीय कंपनियों को भी बढ़ावा मिले। यानी भारत अब चीन से आने वाले निवेश के लिए दरवाजे खोलता दिख रहा है। लेकिन सवाल है कि भारत और चीन के बीच सब शुरू कैसे हुआ? जवाब है एक चिट्ठी। मार्च 2025 में चलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दिया था, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक अलग ही प्लानिंग पर काम कर रहे थे। ये प्लान था अमेरिका के खिलाफ कुछ देशों का ग्रुप बनाना। उनकी सबसे पहली नजर गई अपने पड़ोसी भारत पर, क्योंकि चीन जानता था कि अगर उसे एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो भारत को अपने पाले में करना जरूरी है। जिनपिंग ने अपनी कलम उठाई और एक चिट्ठी लिखी। ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम लिखी इस चिट्ठी में हिदायत की आवाज थी। अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील से चीन को बहुत नुकसान होगा। जिनपिंग के इस खत का मकसद साफ था, भारत से रिश्ते सुधारे जाएं। जिनपिंग की चिट्ठी राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दी गई। कुछ ही दिनों बाद बीजिंग ने एक बयान जारी किया। उसमें चीन ने भारत के साथ अपने रिश्तों को ड्रैगन एलिफेंट टैंगो कहकर सराहा, मतलब भारत और चीन साथ में नृत्य कर रहे हैं। बाद में चीन के उपराष्ट्रपति हैन जेंग ने भी इसकी उपमा का इस्तेमाल किया। कट टू 2025, भारत और चीन के बीच बड़ी दरार कुछ कुछ बढ़ती नजर आने लगी। ट्रंप के टैरिफ से परेशान दोनों देशों ने एक बड़ा कदम उठाया। 2020 में गलवान झड़प के बाद बड़े सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दुगनी कोशिश करने पर सहमति जताई। जानकार तो कहते हैं कि वो जो चिट्ठी थी जिसके बारे में हमने आपको कुछ देर पहले बताया, उस चिट्ठी से ही बात आगे बढ़ी है, और इतनी बड़ी है कि दोनों देश फिर से परस्पर व्यापार के रास्ते ढूंढ रहे हैं। फ्लाइट्स तक शुरू हो गई हैं। चीनी विदेश मंत्री अभी यहाँ आए थे हमारे यहाँ, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों बाद होंगे वहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करते हुए। अब बात फायदे नुकसान की। इंडिया टुडे की छपी एक रिपोर्ट के हवाले से बात करते हैं और देखते हैं दोनों देशों का आपसी व्यापार घाटा। 2021-22 में 73.31 अरब डॉलर, 22-23 में 83.2 अरब डॉलर, 23-24 में 85.08 अरब डॉलर, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 रिकॉर्ड 99.2 अरब डॉलर। यानी दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा बढ़ता ही गया, और इसी बीच भारत चीन को जो एक्सपोर्ट करता था उसमें भी गिरावट आई। नीति आयोग की माने तो चीनी निवेश आएगा, भारत का व्यापार घाटा कम हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीन से निवेश आने पर सब अच्छा ही है, जोखिम भी बढ़ेगा। जिस चिंता की वजह से प्रेस नोट 3 वाला नियम लाया गया था, वो चिंता फिर से उभर सकती है। चीनी निवेश को आसान बनाने से रक्षा, दूरसंचार और इमर्जिंग टेक जैसे 5G, AI, इन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जोखिम बढ़ सकता है। आपने देखा ही है कि चीनी कंपनियां जैसे हुआवे पर पहले डेटा गोपनीयता और साइबर जासूसी के आरोप लगे हैं। यानी कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। देखिए, अगर हम बात करें प्रेस नोट 3 की, तो उसकी रियलिटी यह है कि 2020 में हमने वो इसलिए शुरू किया था कि हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अलग थी, और उस टाइम पे जो लैंड बॉर्डर कंट्रीज थी, हमने कहा था कि उनके यहाँ से अगर कोई भी FDI आएगा तो हम उसको बहुत ज्यादा स्क्रूटनी में डालेंगे। अब ये मूव उस जियोपॉलिटिकल रियलिटी के लिए बिल्कुल सही था। तो जैसे लॉर्ड पाल्मर्स्टन ने बहुत साल पहले कहा था कि इंटरनेशनल रिलेशन में ना तो परमानेंट दुश्मन होते हैं, ना परमानेंट दोस्त होते हैं, सिर्फ इटर्नल इंटरेस्ट होते हैं। इंडिया को भी इसी तरीके की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी और निम्बल फुटेड होना पड़ेगा। और ये टॉपिक भी इसलिए आया है क्योंकि पिछले 3-4 महीने में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया है। अब यहाँ पर हमारी ट्रेड रिलेशंस के बारे में बातचीत वापस शुरू हुई है। हमारी फ्लाइट्स और वीजाज वापस शुरू हुए हैं। अब बात की जा रही है कि चाइना जो है वो फर्टिलाइजर्स का और क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई इंडिया में वापस शुरू करेगा, जिसकी वजह से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग वापस ग्रो हो सकती है। अब इसके अलावा एक मेजर रीजन है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स, जिसकी वजह से हमें रियलाइजेशन हुआ है कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते किसी कंट्री के ऊपर फॉर आवर एक्सटर्नल ट्रेड। इसीलिए ये जो पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस तरीके से होनी चाहिए कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई कर पाए। तो क्या हमें एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे देना चाहिए चाइनीज को? ये नहीं होना चाहिए।
जो नीति आयोग ने भी बोला है वो ये बोला है कि आप 24% तक आप ऑटोमेटिक अप्रूवल कर सकते हैं इन नॉन सेंसिटिव एरियाज। तो जो एरियाज जो आपके क्रिटिकल नहीं है उसके लिए आप 24% तक कर लीजिए, जिसको हम व्हाइट लिस्टिंग कह सकते हैं। इस बीच अमेरिका के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि भारत जब तक रूसी तेल की रियायती खरीद बंद नहीं करता तब तक अमेरिका का भारत के प्रति कड़ा रुख बना रहेगा। यदि भारतीय नहीं झुकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रंप भी झुकेंगे। बताओ, ऐसा कह गए। यानी बात साफ है, अमेरिका कर रहा है अपनी वाली, हम कर रहे हैं अपना काम, और आप ऐसे ही देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।